ये कहानी है गरीब किसान और लालची सेठ। अजी सुनते हो, अखबार वाला पैसे लेने के लिए आया है, तो उसको पैसे दे दो। अरे किस बात के पैसे दूं? मुझे तो पूरे महीने अखबार में कोई ढंग की खबर मिली ही नहीं कि मैं उसके लिए पैसे दूं। और हाँ, उसे उसके अखबार वापस कर दे और बोल दे पैसे चाहिए तो कहीं और ये अखबार बेच दे। क्या ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अखबार तो हर रोज नया छपता है और वो भला पुराने अखबार को किस तरह बेचेगा? ये सब तो अखबार वाले ही जाने। मुझे कोई ढंग की खबर मिली होती तो मैं अखबार के पैसे दे भी देता, लेकिन एक तो पैसे भी दो, ऊपर से ढंग की खबर पढ़ने को नहीं मिलती, तो पैसे देने का क्या फायदा? आपने तो हद कर दी है। अरे कब तक इस तरह लोगों के हक के पैसे मारते रहोगे? सुधर जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब ऊपर वाला आपसे इन सब बातों का खूब अच्छी तरह से बदला लेगा। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस दुनिया में ऊपर वाले जैसे कुछ नहीं है। यहाँ पर जिनके पास पैसा है वही सुखी है, वरना मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने वाले बहुत लोग हैं। आपको तो कुछ समझाना ही बेकार है, कभी मेरी बात ही नहीं समझते। आज गरीब लोगों के साथ उनका हक मारकर जो अन्याय कर रहे हो ना, कल को ऊपर वाला अच्छी तरह बदला लेगा, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। सुबह सुबह मुझे फालतू का ज्ञान देना बंद कर और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ। मुझे आज खेत में भी जाना है, जरा देख कर तो आऊं कि किसान वहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं। सेठ यशवंत की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आती है और वो खाना खाकर खेत की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर किसान खेती कर रहे थे। क्या बात है, खेत में बहुत ही ढीला काम चल रहा है। लगता है लोगों को तुम्हारे पैसा नहीं चाहिए, इसलिए इतनी आराम आराम से काम कर रहे हो। नहीं सेठ जी, हम लोग तो सुबह से ही काम में लगे हुए हैं और हर रोज देर रात तक काम करके जाते हैं, इसलिए इस बार खेत में फसल भी इतनी अच्छी हुई है। अच्छा, मुझे तो ये फसल पिछली बार के मुकाबले बहुत ही कम लग रही है और तुम कहते हो कि फसल बहुत अच्छी हुई है। मेरा मुनीम तो कह रहा था कि तुम लोग शाम होते ही अपने अपने घरों को भाग जाते हो, वरना अगर देर रात तक यहाँ काम करते तो फसल की हालत बहुत अच्छी होती। नहीं नहीं सेठ जी, लगता है आपके मुनीम जी को कोई गलतफहमी हो गई है। आप बाकी किसानों से भी पूछिए, हमने खेत में बहुत मेहनत की है। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे सामने ये बातें बनानी छोड़ दो और फसल को गाड़ी में लोड करवा दो। मुझे शहर में फसल बेचने के लिए मुनीम को भेजना भी है। जी ठीक है सेठ जी। राजू और बाकी के किसान मिलकर फसल को बहुत सारे कट्टों में बांध देते हैं और गाड़ी में सामान लोड करके मुनीम के फसल को शहर में बेचने के लिए चले जाते हैं। कुछ दिन बाद महीना खत्म होता है तो किसान सेठ जी के पास पैसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं। सेठ जी, महीना खत्म हो गया है, तो हमें हमारे पैसे दे दीजिए। हाँ सेठ जी, मुझे भी मेरे पति के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। कुछ दिनों से उनकी तबीयत बहुत खराब है। देखो भैया, मैं तुमसे कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन इस बार जो फसल हुई थी वह बिक नहीं पाई। मुनीम थोड़ी देर फसल से भरी गाड़ी को रास्ते में खड़ा करके ढाबे पर खाना खाने के लिए गया था और उतने में न जाने कहां से फसल में आग लग गई और सारी फसल बर्बाद हो गई। क्यों मुनीम, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे सेठ जी। सुन लिया ना तुम लोगों ने? और जब मुझे ही फसल के पैसे नहीं मिले तो मैं तुम लोगों को फसल के पैसे कहां से दूं? इसलिए इस महीने तुम्हें कोई पैसे नहीं मिल पाएंगे। जब अगली फसल बिकेगी तो मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। कृपया करके ऐसा मत कहिए सेठ जी, हमें जब महीने के थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं तो उन पैसों से ही हमारा घर चलता है। घर पर बूढ़ी माँ है, छोटे बच्चे हैं, पत्नी को घर खर्चे के लिए पैसे देने हैं, घर पर खाने के लिए राशन भी खत्म होने वाला है। देखो, अब यही तो तुम्हारी दिक्कत है, इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता और तुम्हें ज्यादा परेशानी हो रही है तो तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। कितना लालची है ये सेठ,
बेचारे किसानों का हक मार रहा है और इसके चक्कर में मुझे भी झूठ बोलना पड़ता है। फसल बेचकर खुद तो इतना अच्छा पैसा कमा लिया और बेचारे किसानों को उनके थोड़े से पैसे देने के लिए भी झूठ बोल रहा है। भगवान इसे कभी माफ नहीं करेगा। सेठ जी, कृपया करके मुझे थोड़े तो पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने पति की दवाइयाँ खरीद सकूं। तुम लोगों को एक बार बोली हुई बात समझ नहीं आती क्या? जब मैंने कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम्हें पैसे कहाँ से दे दूं? अगर तुम सब्र नहीं कर सकते तो कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। मेरे पास काम करने की जरूरत नहीं है। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं सेठ जी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पास पैसे हैं, लेकिन आप जानबूझकर हमें पैसे नहीं दे रहे हैं। गीता बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन आप एक बात याद रखना, हराम की कमाई कभी किसी को हजम नहीं होती। हमारा पेट भूखा रखकर खुद सूखी रोटी आप भी नहीं खा पाओगे। हम गरीबों की हाय लगेगी आपको। बस, बहुत सुन ली मैंने तुम लोगों की बातें। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा। यशवंत सब किसानों को धक्के मार के वहाँ से निकाल देता है, लेकिन मुनीम को उसकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो सेठ जी से कहता है, माफ करना सेठ जी, लेकिन अब मैं एक और दिन भी आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। आप खुद तो गरीबों की हाय लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके झूठ में मुझे भी शामिल होना पड़ता है और अब मैं आपके झूठ में और शामिल नहीं होना चाहता। मुझे किसी गरीब के साथ छल करके कोई खुशी नहीं होती, इसलिए मैं अभी से आपका काम छोड़ रहा हूँ। बेवकूफों वाली बातें मत करो मुनीम, तुम इस तरह काम छोड़कर अपना नुकसान कर रहे हो। माफ करना सेठ जी, लेकिन मैं वो पैसा नहीं कमाना चाहता जिस पर किसी गरीब की हाय लगी हो। आपको ये बात इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। मैं चलता हूँ। मुनीम भी सेठ के पास काम छोड़कर चला जाता है। वो राजू को पैसे ना मिलने की वजह से उसके घर में चूल्हा भी नहीं जल पाता। बहू, बहुत जोर से भूख लगी है, घर में कुछ खाने को है तो ला दो ना बेटी। अब आप ही बताइए माँ जी, मैं खाने के लिए क्या दूं? हम तो फिर भी एक समय का बिना खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन बेचारी बूढ़ी माँ जी कैसे भूखी रह पाएगी? बुढ़ापे में उनकी तबीयत वैसे ही इतनी खराब रहती है, ऊपर से खाना भी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? काश भगवान ने इतनी गरीबी ना दी होती। मैं किसी लायक नहीं, अपने परिवार को तो उनका खाना भी नहीं खिला सकता मैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब तो उस लालची सेठ का किया धरा है। या हम गरीब किसानों के घर में खाने को दाना नहीं है और वो अपने घर पर खाने की मेज सजा कर बैठा होगा। भगवान भी पापियों के घर भी धन देता है और हम गरीबों को एक वक्त के खाने के लिए मोहताज कर देता है। वो दोनों परेशान होकर आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी राजू की माँ को जोर से खांसी उठने लगती है और वो खांसते खांसते बेहोश हो जाती है। अरे माँ जी को क्या हो गया? अरे जल्दी आओ, माँ जी को क्या हो गया? अरे पानी लेकर दीजिए। राजू सुमन को पानी लाकर देता है। सुमन अपनी सास के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है, लेकिन उसकी सास को होश नहीं आता, तो वो लोग बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, हे माँ जी को क्या हो गया? हमें जल्दी से माँ जी का अस्पताल लेकर जाना होगा। वो लोग जल्दी से सीता को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर तुरंत ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? वो होश में क्यों नहीं आ रही? देखिए, आपकी माँ की फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए हमें उनका ऑपरेशन करना होगा। आप जल्दी से 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए और अस्पताल के काउंटर में जमा करवा दीजिए। क्या 5 लाख रुपए? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे मेरी माँ ठीक हो सके? देखिए, उनका ऑपरेशन करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक आप पैसे जमा नहीं कर पाएंगे, तब तक अस्पताल में रूम्स के ऑर्डर हम उनका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। हमारे पास सोचने का ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके पैसे जमा करवा दो। ये बात सुनकर राजू बहुत परेशान होता है।
समझ नहीं आ रहा सुमन, आखिर पैसे लाऊं तो कहाँ से लाऊं? हम लोगों के पास रोटी खाने के लिए 50 रुपए तो है नहीं, तो 5 लाख रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन हो सकता है कि शायद अगर आप सेठ जी को बताओ कि आपकी माँ बीमार है और आपको इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो शायद वो आपको कुछ उधार पैसे दे दे। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि सेठ जी मुझे उधार पर पैसे देंगे, लेकिन उनके पास पैसे मांगने जाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। मुझे उनके पास जाना ही होगा। राजू अपनी माँ के इलाज के लिए उधार पैसे मांगने के लिए सेठ के पास जाता है। अभी थोड़ी देर पहले काम को छोड़कर अकड़ में गए थे, और जैसे ही पैसे की जरूरत पड़ी तो भीख मांगने के लिए मेरे पास आ गए। कृपया ऐसी बातें मत कहिए सेठ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को कुछ भी हो, इसलिए मेरी मदद कीजिए सेठ जी। अच्छा ठीक है, मैं तेरी मदद कर दूंगा, लेकिन बदले में अपना घर मेरे नाम गिरवी रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी रकम मैं तुझे ऐसे ही उधार नहीं दे सकता। ठीक है सेठ जी, मैं अपना घर आपके पास गिरवी रख दूंगा, आप मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है, पहले घर के कागजात लेकर आ, तब तक मैं पैसे निकाल कर तैयार रखता हूँ। यशवंत राजू का घर गिरवी रख लेता है और उसे पैसे दे देता है। राजू पैसे लेकर घर से निकलता है कि तभी सेठ जी अपने एक आदमी को आवाज लगाकर बुलाते हैं। तू अच्छी तरह समझ गया ना तुझे क्या करना है? उसे जरा भी भनक नहीं होनी चाहिए, वरना तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सेठ जी, आपने मुझे जो काम दिया है वो मैं अच्छी तरह करूंगा। आपको थोड़ा सा भी नुकसान नहीं दूंगा। सेठ जी का आदमी अपने चेहरे पर कपड़ा बांधकर राजू का पीछा करने लगता है, और जैसे ही राजू एक सुनसान रास्ते पर पहुंचता है तो बिरजू उसके सामने जाकर उसका रास्ता रोक लेता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए अपनी सलामती चाहता है, तो ये सारे के सारे पैसे मुझे दे दे, वरना तेरे साथ ठीक नहीं होगा। अरे भाई, आखिर तुम हो कौन और मैं ऐसे कैसे तुम्हें ये पैसे दे दूं? ये पैसे मेरी माँ के इलाज के लिए है। दूर हो जाओ मुझसे, जाने दो मुझे यहाँ से। जब तक तू मुझे ये पैसे नहीं दे देता तब तक मैं तुझे कहीं भी जाने नहीं दूंगा। एक तो इतने समय बाद इतना मोटा मुर्गा हाथ लगा है, और तुझे क्या लगता है मैं तुझे इतनी आसानी से यहाँ से जाने दे दूंगा? पैसों के लिए उन दोनों के बीच भिड़ंत हो जाती है। इसी बीच बिरजू राजू को धक्का दे देता है, और वो धक्का इतना तेज लगता है कि राजू सीधा एक पत्थर से जाकर टकरा जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। वो वहीं बेहोश हो जाता है और बिरजू उसके हाथ से पैसों का थैला लेकर भाग जाता है। कुछ देर बाद वहाँ से एक सब्जी वाली गुजरती है, जिसका ध्यान राजू पर पड़ता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है किसी गुंडे वाले ने इसके साथ मारपीट की है। अरे, इसे तो इतनी चोट आई है। सब्जी वाली राजू के पास जाकर उसके चेहरे पर पानी छिड़कती है तो राजू को होश आता है। अरे भाई साहब, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे पास एक थैली थी, उसमें मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे थे, वो कहाँ पर चली गई? जिस हालत में आप यहाँ पड़े हुए थे उसे देखकर तो नहीं लगता है। अरे, कोई गुंडा मवाली आपसे पैसे छीन कर भाग गया है। आपको पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी। तुम ठीक कहती हो बहन, वो पैसे मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मेरी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा। मेरी माँ का इलाज करना बहुत जरूरी है। राजू परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाकर पैसों की चोरी की कंप्लेन लिखवाता है। सबसे बड़ी गलती तुमने खुद ही की है। जब तुम्हारे पास इतने सारे पैसे थे तो तुमने ऐसे सुनसान रास्ते से निकलना ही नहीं चाहिए था। गुंडे मवाली तो ऐसे ही तलाश में रहते हैं कि कब उन्हें ऐसे सुनसान रास्तों पर पैसे वाले लोग मिल जाए और वो उनसे पैसे लूट कर भाग जाए। हम नहीं जानते कि तुम्हारे पैसे मिलने में हमें कितना समय लगेगा
और तुम्हारे पैसे हमें मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे मगर। जी ठीक है इंस्पेक्टर साहब। पुलिस वाले गुंडे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और राजू अस्पताल पहुंचता है। क्या हुआ, आप खाली हाथ लौट आए? क्या आपको पैसे नहीं मिले? पैसे तो मिल गए थे सुमन, लेकिन एक बदमाश मुझसे पैसे छीनकर भाग गया। मैंने पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखवाई है, पता नहीं पैसे कब तक मिलेंगे। इंस्पेक्टर साहब तो कह रहे थे कि पैसे मिलेंगे भी या नहीं पता नहीं, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे। अगर पैसे नहीं मिले तो माची का इलाज कैसे होगा? ये बात सोच सोच कर वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। 3-4 दिन के बाद भी पैसे नहीं मिलते और पैसों की कमी के कारण राजू की माँ का इलाज न होने की वजह से उसकी माँ का देहांत हो जाता है। राजू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसके ऊपर अपनी माँ की मौत का बहुत गहरा सदमा लगता है। अगर मैं ठीक तरह से पैसे संभाल कर लेकर आया होता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। मेरी वजह से मेरी माँ की जान चली गई। आप इस तरह खुद को मत कोसिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बेचारा राजू अपनी माँ की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझता है, लेकिन असली गुनहगार तो सेठ जी थे। राजू अपनी माँ के दुख में सेठ जी से उधार लिए हुए पैसों के बारे में भूल गया और इस बात का फायदा उठाकर सेठ जी ने उसके घर को भी हथिया लिया और उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारे अपने बच्चों के साथ एक लकड़ी की झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वो पाई पाई को मोहताज हो गए। तभी एक दिन सेठ जी की पत्नी उनकी झोपड़ी के पास से गुजर रही थी तो उसने देखा कि राजू की पत्नी अपने बच्चों को खाने के लिए पानी में रोटी भिगोकर दे रही है। ये देखकर उसकी आंखें भर आई। वो घर आई तो उसने अपने पति पर बहुत गुस्सा किया। मैंने आपके जैसा नीच इंसान अपने जीवन में कभी नहीं देखा। आपकी वजह से पहले राजू की माँ चली बसी और अब उसके परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है कि उसे अपने बच्चे को पानी में रोटी भिगा कर देनी पड़ रही है। अरे ज्यादा नहीं सही तो कम से कम उसे उसका घर तो लौटा दीजिए। वो बेचारा ऐसे मौसम में अपने परिवार के साथ उस टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा है। आप उसे उसके पहले के पैसे भी दे दीजिए तो शायद भगवान आपको थोड़ा माफ कर दे, वरना अपने कर्मों का फल आपको बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। आ गई फिर से मुझे ज्ञान देने। पैसे जो तुम कमा सको, अपने पास रख सको, वह तुम्हारा है। चाहे फिर तुमने उसे ईमानदारी से हासिल किया हो या बेईमानी से, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब जाओ यहाँ से और मेरे सर में दर्द मत करो। सेठ जी की पत्नी उसे बहुत ही समझाती है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। उनकी पत्नी भी उसके ऐसे कर्मों से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने कर्मों की सजा तो सेठ जी को मिलनी ही थी। कुछ समय बाद उनके पूरे शरीर पर फपोले पड़ जाते हैं और उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। उन्हें रोटी देने वाला भी कोई नहीं था। सब लोग घर में काम करने वाले भी घर छोड़कर चली जाते हैं। मेरे पास इतना पैसा होने के बाद भी मुझे रोटी देने वाला भी कोई नहीं है। मुझे ऐसा रोग लग चुका है जिसका कोई इलाज भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसी जिंदगी जीकर आखिर क्या करूं। दुर्गा ठीक ही कहती थी कि इतने बुरे कर्म मत कीजिए, एक दिन आपको भगवान बहुत बुरी सजा देगा। लेकिन मैंने कभी उसकी बात नहीं सुनी। आज मुझे मेरे कर्मों की ही सजा मिल रही है। कुछ दिन बाद दिवाली का दिन आता है और राजू अपने परिवार के साथ अपनी झोपड़ी में बैठा होता है। उसके बच्चे सो रहे थे, तभी उसके घर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। अगर नहीं पहचाना तो पहचान जाओगे बेटा। उस दुष्ट यशवंत के कारण तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन अब तुम्हारे दुख भोगने का समय खत्म हो गया है और तुम्हारे जीवन में सुखों की वर्षा होने का समय आ गया है।
इतना कहकर वो बूढ़ी काकी उन्हें आशीर्वाद देती है। तभी वहाँ पर इतनी तेज रोशनी चमकती है कि उस रोशनी से बाकी आँख चुंधिया जाती है। उस चमक के कारण उनकी आंखें बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो रोशनी शांत होती है तो वो देखते हैं कि उनकी झोपड़ी की जगह अब एक बहुत सुंदर घर है और वहाँ पर भगवान का एक छोटा सा घर में मंदिर है जिसमें माँ लक्ष्मी की प्रतिमा अपने आप ही स्थापित हुई है। वो समझ जाते हैं कि माँ लक्ष्मी ने ही उन्हें ये सब आशीर्वाद दिया है। इसका मतलब जो अभी अभी हमारे घर में आई वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी थी। माता रानी, आपका लाख लाख धन्यवाद। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दिन इस तरह बदल जाएंगे। मुझे हमेशा लगता था कि भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों के घर जाता है जो बेईमान होते हैं, क्योंकि ईमानदार को तो मैंने गरीब ही देखा है। लेकिन आज मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि माता लक्ष्मी स्वयं मेरे घर पर पधारी और मुझे ये नया घर देखकर स्वयं इसमें विराजमान हो गई। लक्ष्मी केवल धन नहीं होता राजू जी, इंसान के भीतर का संतोष और असली सुकून ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। माता ने हमें जो धन दिया है उसे हम सिर्फ स्वयं के लिए नहीं बल्कि हर जरूरतमंद की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि जिस दयनीय स्थिति में हम रहे उस स्थिति में किसी और को न रहना पड़े। लक्ष्मी माता से मिले धन संपत्ति से राजू और सुमन सब जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं और दिवाली की रात पटाखों की वजह से सेठ जी के घर में आग लग जाती है और उसी आग में झुलसकर उनकी मौत हो जाती है। जिस तरह से राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत को स्थापित किया था, उसी तरह आज यशवंत सेठ जैसे बुरे व्यक्ति का भी दिवाली की रात को अंत हो जाता है और अच्छाई के रूप में माँ लक्ष्मी राजू के घर में विराजमान हो जाती है। ये कहानी है ठंड में मेहनती रजाई वाली। गोपालपुर नाम के गांव में गोपाल अपनी पत्नी सुधा और 2 बच्चों के साथ रहता था। गोपाल रजाई बनाने की फैक्ट्री में काम करता था, जिससे उसके परिवार का खर्चा चलता था। ये लो, आज तुम सब लोगों के लिए एक एक रजाई दे रहा हूँ। तुम लोगों ने रजाई बनाने का काम बहुत अच्छा किया है, तो इस बार मेरा मुनाफा भी बहुत ही अच्छा हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। हम लोगों को तो वैसे भी रजाई की जरूरत ही थी, आपने मुफ्त में दे दी तो हमारी बहुत मदद हो गई। गोपाल रजाई लेकर अपने घर आता है और उसके बच्चे और पत्नी रजाई देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, आप रजाई लेकर आए हो, लेकिन आपके पास तो रजाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर रजाई कैसे लेकर आए? अरे मैं रजाई खरीद कर नहीं लाया, बल्कि मालिक ने मुफ्त में दी है। इस बार उनका मुनाफा बहुत अच्छा हुआ, तो हम सब काम करने वालों को एक एक रजाई मुफ्त में दे दी। और ये एक रजाई बहुत बड़ी है, इसमें हम सब लोग आराम से सो सकते हैं और ये बहुत गर्म भी है, इसीलिए किसी को कोई सर्दी नहीं लगेगी इसको ओढ़कर। सब लोग रजाई ओढ़कर सो जाते हैं और उन्हें उस रात सर्दी भी नहीं लगती। तभी अगले दिन सुधा गोपाल से कहती है, आपको पता है, पहले जब हम छोटे थे तो अपने पिताजी के साथ मिलकर रजाई बनवाने का काम करते थे। मुझे भी रजाई बनानी आती है, अगर आप मंजूरी दे तो मैं भी आपके साथ रजाई की फैक्ट्री में काम करने चलूं? नहीं नहीं सुधा, जब तक मैं काम कर रहा हूँ तुम काम के लिए परेशान मत हो। और वैसे भी तुम्हारे पास घर का पहले ही इतना काम होता है, इसके बाद तुम रजाई बनाने का काम भी करोगी तो बहुत थक जाओगी। गोपाल सुधा को ये बोलकर काम पर चला जाता है, लेकिन सुधा जानती थी कि घर में बहुत तंगी चल रही है, इसलिए उसके मन में यही बात चल रही थी कि वो रजाई बनाने का काम करना चाहती है। वो सब्जी लेने के लिए बाजार में जाती है, तो वहाँ से आते हुए उसे अपनी पड़ोसन के घर के बाहर ढेर सारे कपास के बंडल दिखाई देते हैं। अरे बहन, तुम्हारे घर के बाहर इतने सारे कपास के बंडल, तुमने कपास बेचने का काम शुरू किया है क्या? अरे नहीं बहन, तुम्हें तो पता ही है हमारे यहाँ कपास की खेती होती है, तो बहुत सारे कपास के बंडल मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं इन्हें जानकारों को सस्ते दामों में बेच देती हूँ।
अरे वाह, वैसे तो मुझे भी कपास की जरूरत है। क्या तुम मुझे ये कपास के बंडल बेच सकती हो? लेकिन मैं इसके पैसे तुम्हें कुछ दिन बाद दे पाऊंगी। अरे हाँ बहन, तुम्हें चाहिए तो ले लो, वैसे भी ये फालतू ही है, मेरे तो किसी काम नहीं आएंगे, तो तुम ही ले लो, पैसे बाद में दोगी तो भी चलेगा। सुधा अपनी पड़ोसन ललिता से खूब सारे कपास के बंडल ले आती है और उसके घर पर कुछ पुराने कपड़े पड़े थे, जिन्हें धोकर वो एक रजाई का कवर बनाती है और कपास को उसके अंदर भरकर उसकी सिलाई और थपाई करके रजाई बनाकर तैयार कर देती है। शाम को जब गोपाल घर आता है तो सुधा कहती है, आज आपके लिए एक सरप्राइज है जी, जल्दी से अंदर आइए। मेरे लिए सरप्राइज है? तब तो लगता है तुमने जरूर मेरे पसंद का खाना बनाया है। नहीं, पसंद का खाना तो नहीं बनाया, लेकिन कुछ और बनाया है। पर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप उसे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। सुधा गोपाल को अंदर लेकर जाती है तो कमरे में बहुत ही सुंदर सुंदर 2 रजाई रखी हुई थी। अरे इतनी सुंदर रजाई, ये तुम कहाँ से लेकर आई? और तुम्हारे पास इतनी सुंदर रजाई खरीदने के पैसे कहाँ से आए? खा गई ना आप भी धोखा। क्या मतलब? अरे मतलब कि ये रजाई मैं कहीं से खरीद के नहीं लाई हूँ, बल्कि खुद बनाई है। ललिता बहन जी के पास कुछ कपास के बंडल थे और घर पर कुछ पुरानी रजाई के कवर, तो उन्हीं से मैंने ये रजाई बनाकर तैयार कर दी है। वाह सुधा, तुमने तो सचमुच में बहुत ही सुंदर रजाई बनाकर तैयार की है। इतनी सुंदर रजाई तो हम फैक्ट्री में भी नहीं बना पाते। देखो तो सही, ये कितनी गर्म भी है। हाँ जी, अभी तो मेरे पास और भी कपास बचे हैं, तो कल मैं कुछ और रजाइयाँ बनाऊंगी और फिर उसके बाद इन्हें बेच दूंगी। जो पैसे आएंगे उनसे ललिता बहन का हिसाब चुका दूंगी और उनसे नया कपास ले लूंगी। अगर मेरा ये काम चल पड़ा तो हमें इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा जी। सुधा अगले दिन कपास से 2-3 रजाइयाँ बनाकर तैयार करती है और जब उसके पास 10 रजाई बनकर तैयार हो जाती है तो वो अपने घर के बाहर कुछ चटाई बिछा देती है और उन पर रजाइयों को सजा देती है। उसके बच्चे भी वहाँ पर उसके साथ रजाई बेचने के लिए बैठ जाते हैं। आओ भैया आओ, इस ठंड के मौसम में गरम गरम रजाई खरीद कर जाओ। ज्यादा नहीं, एक रजाई सिर्फ 1000 रुपए। लोग जब देखते हैं कि इतनी सुंदर रजाई इतने कम दाम में मिल रही है तो वो सुधा के पास आने लगते हैं। अरे वाह बहन जी, रजाई तो आपने बहुत ही सुंदर बनाई है, ये तो काफी गर्म लग रही है। ऐसी रजाई तो बाजार में 2-3 हजार की मिलती है। मैं तो 2-3 रजाई खरीदूंगी। जहाँ बाजार में इतने रुपयों में एक रजाई मिलती है, आपके पास 3 रजाई मिल रही है। मैं तो अपनी पड़ोसन को भी कहूँगी कि आपके पास आकर ही रजाई खरीदे। सुधा की रजाई की अच्छी क्वालिटी और कम दाम होने के कारण एक ही दिन में उसकी 10 की 10 रजाइयाँ बिक जाती है। जहाँ गोपाल महीने के 8000 रुपए कमाता था और वहाँ आज सुधा अपने हाथ की बनी हुई रजाई बेचकर एक दिन में पूरे 10,000 रुपए कमा लेती है। शाम को जब गोपाल घर आता है तो सुधा उसके हाथ पर उसकी दिन भर की कमाई रख देती है। इतने सारे पैसे, ये तो पूरे 5000 रुपए हैं। लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आए सुधा? ये सब पैसे मैं रजाई बेचकर कमाई हूँ और ये तो मेरी बचत है, क्योंकि कपास के 5000 रुपए मैंने ललिता दीदी को दे दिए हैं। उन पैसों से मैं आगे की रजाई बनाने के लिए भी कपास खरीद ली हूँ। तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया सुधा। इस हिसाब से तो तुम महीने के बहुत अच्छे पैसे कमा लोगी। मैं तो कहता हूँ तुम अपनी मदद के लिए किसी को रख लो, तो साथ में मिलकर काम आसानी से भी हो जाएगा और तुम पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं जी। पड़ोस की कुछ औरतें भी रजाई बनवाने में मेरी मदद करवाना चाहती हैं, तो उनकी भी कुछ आमदनी हो जाएगी और हमारा काम भी बढ़ जाएगा। अगले दिन से सुधा के साथ कुछ और औरतें भी काम करना शुरू कर देती हैं, तो वो लोग एक ही दिन में मिलकर बहुत सारी रजाइयाँ बनाने लगते हैं।
उनका काम अब बहुत बढ़ जाता है और अच्छा चलने लगता है। लेकिन इस वजह से सभी लोग फैक्ट्री से रजाई खरीदना बंद कर देते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आया, लोगों ने हमसे रजाई खरीदना इतना कम क्यों कर दिया है? जहां पहले हमारा इतना अच्छा काम चलता था, अब बिल्कुल ही ठप पड़ गया है। आखिर इसका कारण क्या है? सर, सुनने में आया है कि गांव में किसी औरत ने रजाई बनाने का काम शुरू किया है और उसने अपने साथ साथ बाकी बहुत सी औरतों को जोड़ा है और इस वजह से हमारा काम। क्या? जब तुम्हारे सुनने में ये बात आ ही गई थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कम से कम इसका कुछ निवारण तो ढूंढता। जाओ, जाकर पता लगाओ कि आखिर कौन। गोपाल की फैक्ट्री के मालिक अपने मैनेजर को रजाई वाली को ढूंढने के लिए कहता है। तो मैनेजर रजाई वाली को ढूंढता ढूंढता गोपाल के घर आ पहुंचता है। तभी गोपाल भी अपने घर पर आता है तो मैनेजर उसे देख लेता है। अरे, ये गोपाल कहाँ जा रहा है? जाकर देखना पड़ेगा। मैनेजर गोपाल के घर के अंदर जाता है। आप रजाई खरीदने के लिए आए हैं क्या भाई साहब? नहीं नहीं, मैं कोई रजाई खरीदने नहीं आया। मैं तो आपकी पति की कंपनी का एक मैनेजर हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। अच्छा, ये लीजिए, ये आ गए। अरे मैनेजर साहब, आप यहाँ आइए आइए, बैठिए। सुधा, तुम हमारे लिए चाय नाश्ता ले आओ। जी। सुधा अंदर चाय नाश्ता लेने जाती है। तभी मैनेजर गोपाल से कहता है, तुम तो बड़े धोखेबाज निकले गोपाल। तुम्हारी पत्नी का काम नहीं चल पा रहा। अपनी पत्नी को बोलो कि वो रजाई का काम बंद कर दे। माफ कीजिए मैनेजर साहब, लेकिन मेरी पत्नी अपना रजाई बनाने का काम बंद क्यों करे? रजाई बनाने का काम तो न जाने कितने लोग करते आ रहे हैं, तो मेरी पत्नी के रजाई बनाने से आपका काम कैसे ठप पड़ सकता है? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी पत्नी बहुत ही सस्ते दामों पर रजाई बेचती है, जिस वजह से सब लोग उसी से रजाई खरीदना पसंद करते हैं। तो तुम उसे बोलो कि ये काम वो बंद कर दे, वरना मालिक तुम्हें नौकरी से निकालने में जरा भी समय नहीं लगाएंगे। ये तो सरासर एक धमकी हुई मैनेजर साहब। अगर मेरी पत्नी ने काम बंद नहीं किया तो मालिक मुझे काम से निकाल देंगे। तो ठीक है, मैं काम से निकलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी पत्नी का काम बंद नहीं होगा। उसने बहुत ही मेहनत से ये काम शुरू किया है। गोपाल अपनी पत्नी का काम बंद करवाने से साफ मना कर देता है। मैनेजर ये बात जाकर जब मालिक को बताता है, मालिक आग बबूला हो जाता है। उस गोपाल की इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। और हाँ, अब वो तुम्हारी बात मानेगा भी क्यों? जब उसकी पत्नी रजाई बेचकर इतने अच्छे पैसे कमा रही है, तो भला उसे नौकरी खो जाने का क्या डर? इन लोगों का काम बंद करवाने के लिए हमें कुछ और रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा। फैक्ट्री का मालिक और मैनेजर मिलकर कुछ सोचने लगते हैं और अगले दिन मालिक गोपाल के पास फोन करता है। हेलो गोपाल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर हो सके तो एक बार ऑफिस आ जाना। मैं जानता हूँ सर कि आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं, कि मैं अपनी पत्नी का रजाई का काम बंद करवा दूं। लेकिन मैं आपको पहले ही कह देता हूँ कि मैं अपनी पत्नी का काम बंद नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं नहीं गोपाल, मुझे तुम्हारी पत्नी का काम बंद नहीं करवाना, बल्कि तुमसे कुछ और बात करनी है। एक बार ऑफिस आ जाओ, तुम मिलकर बैठकर बात करते हैं। गोपाल सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके मालिक को उससे क्या बात करनी है। वो तैयार होकर अपने मालिक के पास ऑफिस में जाता है। देखो गोपाल, तुम्हारी पत्नी के रजाई बनाने के काम की वजह से मेरा काम बंद पड़ गया है, लेकिन मेरे कहने से तुम्हारी पत्नी अपना काम बंद तो करेगी नहीं, और तुम भी ऐसा नहीं चाहोगे। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इसके बीच का कोई रास्ता निकाल लिया जाए। बीच का कोई रास्ता? क्या मतलब? मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं रजाई बनाने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी पत्नी को दे दूँ, तो मेरा फैक्ट्री का खर्चा भी बच जाएगा और मुझे भी कम दाम पर रजाई मिल जाएगी। तो तुम्हारा भी मुनाफा और मेरा भी। मैं जहाँ अपने वर्कर्स को सैलरी देता हूँ, उतने पैसे तुम्हारी पत्नी को दे दिया करूँगा।
गोपाल कुछ देर सोचता है और इस ऑफर के लिए हाँ कर देता है और घर जाकर इस बारे में अपनी पत्नी को बताता है। अरे वाह, इससे ना तो हमारा नुकसान होगा और ना ही आपके मालिक का नुकसान होगा, लेकिन जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनके लिए तो ये नुकसानदायक है। माफ कीजिए, लेकिन मैं इस तरह दूसरों का नुकसान नहीं कर सकती। लेकिन सुधा, मालिक का कहना है कि हमारी वजह से उनका नुकसान हो रहा है, इस वजह से वो वर्कर्स को सैलरी भी नहीं दे पाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। माफ कीजिएगा गोपाल जी, लेकिन आपके मालिक का काम मेरी वजह से नहीं बल्कि उनके लालच की वजह से खराब हो रहा है, क्योंकि वो रजाई को बहुत नाजायज दामों में बेचते हैं। उनकी एक रजाई का दाम 5,000, जबकि फैक्ट्री में काम करने वालों की तनख्वाह और रजाई बनाने की लागत बहुत ही कम है। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि मालिक जिन वर्कर्स को काम से निकाल रहे हैं, हम उन्हें भी अपने साथ काम पर रख लेते हैं। वो 10 जने हैं और वैसे भी मालिक फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, वो बस तुमसे रजाई खरीदेंगे और हम उन्हें बेच देंगे, तो हम उन लोगों को भी अपने साथ मिला लेते हैं। ठीक है जी। गोपाल का मालिक उन लोगों को 500 रजाई बनाने का ऑर्डर देता है, जिसके लिए वो उन्हें एडवांस भी नहीं देता। कई सारे वर्कर मिलकर कड़ी मेहनत कर 10 दिन में वो सारी रजाई बनाकर तैयार कर देते हैं। तभी सुधा कहती है, सारी रजाई बनकर तैयार हो गई है जी, मालिक को बता दीजिए, उन्हें कहिएगा कि आज ही पेमेंट कर दे, क्योंकि मुझे सब लोगों को पैसे देने हैं। ठीक है सुधा, मैं अभी मालिक को फोन कर देता हूँ। गोपाल अपने मालिक को फोन करता है तो वो फोन पर जोर जोर से हंसने लगता है। गोपाल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो हंस क्यों रहे हैं। क्या हुआ सर, आप इतनी जोर से क्यों हंस रहे हैं? मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी फैक्ट्री को बंद कर दूंगा और तुम्हारी पत्नी से ही रजाई खरीदूंगा। तुम्हारी पत्नी जहाँ मुझे 1000 रुपए में रजाई देगी, वहाँ मैं 500 रुपए में रजाई बनवा कर तैयार कर लूंगा। तो क्या फिर आपने ये सब क्यों किया? जब आपको मेरी पत्नी से रजाई खरीदनी ही नहीं थी तो इतना बड़ा ऑर्डर उसे क्यों दिया? अरे तुम तो सचमुच बहुत बड़े बेवकूफ हो, जो तुम्हें अभी भी मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने तुम्हारी पत्नी को इतना बड़ा ऑर्डर इसलिए दिया ताकि वो कभी इस घाटे से उबर ही ना पाए, और जितने भी लोग उसके लिए काम करते हैं तब वो उन्हें पैसे नहीं दे पाएगी तो सबके सब उसके पास से काम छोड़कर चले जाएंगे, और जितना सामान तुमने उन रजाइयों को बनाने में लगाया है उन सब का दंड तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। ना तो तुम सर्दी में इतनी रजाइयाँ बेच पाओगे और ना ही कोई दुकानदार तुमसे वो खरीदेगा, क्योंकि हर दुकानदार सस्ता और घटिया सामान बेचता है। मेरा नुकसान करने चले थे ना, हो गया अब खुद का नुकसान। मालिक की बातें सुनकर गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब वो ये बात सुधा को बताता है तो सुधा बहुत परेशान होती है। ये आप क्या कह रहे हो जी? हमारे सर पर 2.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया है जी। मुझे तो लगा था कि मालिक पैसे दे देंगे, लेकिन इतना बड़ा धोखा हमारे साथ करेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब हम क्या करेंगे? इतने लोगों ने मिलकर हमारे लिए रजाई बनाई है, हमें उन्हें भी तो पैसे देने पड़ेंगे। हमें तो सबसे बात करनी पड़ेगी सुधा, शायद वो हमारी परेशानी समझ जाए। कुछ देर बाद रजाई बनाने वाली औरत उनके घर आती है तो सुधा उन्हें सारी बातें बताती है। क्या ये क्या कह रही हो बहन? हम लोगों ने इतने दिन जी तोड़ के मेहनत करके दिन रात रजाई बनाकर पूरा ऑर्डर दिया है और अंत में मालिक ने धोखा दे दिया। मुझे माफ कर दो बहनों, लेकिन मैं अभी तुम्हारे पैसे नहीं दे पाऊंगी। कुछ दिन रुक जाओ तो मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। मुझे अभी इन रजाइयों को जैसे तैसे बेचकर अपना 2.5 लाख का कर्जा चुकाना है। मुझे माफ कर दो बहनों, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दे पा रही हूँ तो। अरे नहीं सुधा बहन, तुम्हें हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें भला तुम्हारी क्या गलती है? वो मालिक धोखेबाज निकला, इसमें तुम थोड़ी ना कुछ कर सकती हो। और तुम्हें पता है, जो आदमी उसकी फैक्ट्री से तुम्हारे पास काम करने आए थे ना, वो पहले से ही सब कुछ जानते थे, इसलिए तो तुम्हारे पास पैसे मांगने नहीं आए। हाँ बहन,
लेकिन तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर इन रजाइयों को बेचेंगे और आपके सर पर सारे जो कर्जे हैं वो सब मिलकर उतार देंगे। अपने पास काम करने वाली औरतों की बातें सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम लोगों जैसी सहेलियाँ मिली। मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे पा रही, उसके बाद भी तुम मेरा साथ दे रही हो, लेकिन हमारे साथ जो धोखा हुआ है उसका जवाब एक न एक दिन मालिक को जरूर मिलेगा। इतनी सारी रजाइयों को बेचने के लिए सभी औरतें अलग अलग ठेला उठाकर 20-20 रजाइयाँ रखकर अलग अलग गांव में निकल जाती है और जैसे तैसे 1 महीना लगाकर सारी रजाइयाँ बेच देती है। महीने के अंत में सब औरतें सुधा के पास आती है। हमने कहा था ना सुधा बहन कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो 1 महीने के अंदर अंदर सारी रजाइयाँ बिक गई और अभी तो सर्दी के 2 महीने और बचे हैं, तो हम इसी तरह रजाइयाँ बनाकर बेच सकते हैं। अभी तो आपके कर्ज के पैसे और हम सबकी कमाई निकली है, लेकिन अगर इसी तरह काम करते रहेंगे तो आगे बहुत मुनाफा होगा। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहनों। अगर तुम ना होती तो मैं कब का हिम्मत हार चुकी होती, लेकिन तुमने मुझे हारने नहीं दिया। मेरी मुश्किल समय में तुम सबने मेरी हिम्मत को बांधे रखा। सुधा उन औरतों के साथ मिलकर दोबारा से रजाई बनाती है और उन्हें इतनी सारी रजाइयाँ बेच देती थी कि दूर दूर की मार्केट में उनकी रजाइयों की चर्चा होने लगी थी और जो अच्छे रजाई बनाने वाले थे उन्हें उनकी रजाई बहुत पसंद आई थी। तभी एक दिन एक अमीर आदमी सुधा के घर आया। नमस्ते भाई साहब, क्या आपको मेरे पति से मिलना है? आप उनके दोस्त हैं क्या? नहीं नहीं बहन जी, मैं आपके पति का दोस्त नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा अपना रजाइयों का काम है। मैंने आपकी रजाइयों की बड़ी चर्चा सुनी है और आपकी रजाइयों की क्वालिटी भी देखी। मुझे आपके हाथ की बनाई हुई रजाई ही चाहिए, बहुत पसंद आई, इसलिए आपको मैं एक बहुत बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ। उसकी बात सुनकर सुधा डर जाती है। उसे लगता है उसे गोपाल के पुराने मालिक ने भेजा है। नहीं भाई साहब, मैं आपका कोई ऑर्डर पूरा नहीं कर सकती। मेरे भूतकाल में बहुत बड़ा मुझे फ्रॉड हो चुका है, इसलिए मैं अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। लगता है आप मुझे गलत समझ रही हैं बहन जी। शायद आपके पास किसी ने फ्रॉड किया है, लेकिन मैं एक ऐसा फ्रॉड इंसान नहीं हूँ। आपको पहले ही रजाई बनाने का मटेरियल और रजाई बनाने के एडवांस पैसे भी दे दूंगा, इसलिए किसी फ्रॉड के बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप बस मेरे साथ काम कीजिए। मुझे इस वक्त आपके जैसे कारीगर की बहुत जरूरत है। उस आदमी के समझाने पर सुधा को उस पर विश्वास हो जाता है और अपने पास काम करने वाली औरतों के साथ मिलकर उस आदमी की 1000 रजाई बनाने का ऑर्डर पूरा करती है और उसे इस साल इतना मुनाफा होता है कि वो अगले साल तक अपनी खुद की रजाई की फैक्ट्री बना लेती है और वहाँ पर बहुत सी गरीब जरूरतमंद औरतों को काम में रखती है। देखते ही देखते सुधा की रजाई का एक ब्रांड बन जाता है। लेकिन गोपाल के पुराने मालिक ने जहाँ उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था, तो उसे उसकी करनी का फल भी मिलता है, क्योंकि एक रात उसकी रजाई की फैक्ट्री में आग लग जाती है। उसे बहुत बड़ा नुकसान होता है और उसके सर पर लाखों का कर्ज चढ़ जाता है। इसलिए जिसके साथ जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। तो सबके साथ हमेशा अच्छा करो ताकि ऐसे बुरे दिन देखने को ना मिले। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।